जय हिंद दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी स्टडीज़ अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ हम अपनी स्टडीज़ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों ये बात है 2003-2004 की। ये वो समय था जब सचिन तेंदुलकर के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। एक ऐसा पीरियड आ गया था जब 14 महीने लगातार सचिन तेंदुलकर के बल्ले से कोई भी बड़ा स्कोर नहीं निकला, सिर्फ उन्होंने 2 50s मारे थे। 2004 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ खेल रहा था। वो 4 टेस्ट की सीरीज़ थी, 3 टेस्ट मैच हो चुके थे, उसमें सीरीज़ 1-1 से बराबर थी। चौथा टेस्ट जो कि फाइनल टेस्ट था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों की नज़र थी सीरीज़ जीतने के लिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने का असर भारतीय टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ रहा था और ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सचिन जल्दी से जल्दी रन बनाना शुरू करें। मैच के पहले सचिन तेंदुलकर का बहुत ही इनफॉर्मल डिस्कशन हो रहा था अपने बड़े भाई अजीत के साथ, और अजीत ने उनको बताया कि तेरा फॉर्म ठीक है, तुम्हारी बैटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम है कि ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली बॉल्स के लिए तुम्हारा शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है और इसी वजह से तुम कई बार गलत शॉट सिलेक्शन करते हो और आउट हो जाते हो। सचिन तेंदुलकर ने ये बात नोटिस की और सिडनी टेस्ट में सचिन तेंदुलकर ने ये कमिट किया कि वो ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली बॉल्स के साथ छिड़कानी नहीं करेंगे। इसका नतीजा क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर ने पूरे 10 घंटे बैटिंग की और उन्होंने 241 नॉट आउट स्कोर किया। इस पूरी इनिंग में सचिन तेंदुलकर ने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला, जो कि उनका वन ऑफ द फेवरेट शॉट्स हुआ करता था। दोस्तों ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा पर्पस है, कई बार हमारी प्रिपरेशन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको कि हम बहुत ही ऑर्डिनरी समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो सोते जागते खाते पीते हर वक्त उनके दिमाग में क्रिकेट चलता था। तो ऐसा नहीं था कि उनको भी नहीं पता था कि वो किस तरह के शॉट्स पे आउट हो रहे हैं, वो अपनी रिकॉर्डिंग भी देखते थे। लेकिन जब उनके भाई ने उनको बताया कि ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली बॉल्स में तुम्हारा शॉट सिलेक्शन गलत है, तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, इसको अपने बैटिंग में इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आज शेयर करूँगा आपके साथ इस वीडियो में, जिसको कि हम बहुत ही ऑर्डिनरी समझ के इग्नोर करते हैं, या कहिए कि हम कभी नोटिस ही नहीं करते और वो हमारी प्रिपरेशन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपने जनरली ऐसे कन्वर्सेशन जरूर सुने होंगे जब कैंडिडेट्स बोलता है कि मुझे तो ये क्वेश्चन आता था लेकिन मैं इसको टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाया, इसलिए मुझसे ये हुआ नहीं। या कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि इससे टफ क्वेश्चन पेपर मैंने अपने मॉक टेस्ट में किया था, रिहर्सल में किया था और मैंने अच्छे से कर लिया था, लेकिन यहाँ मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। इसका एक जनरल रिप्लाई होगा कि एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, इसलिए आदमी टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाया, या एफिशिएंसी उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पे नहीं रही। अब तक सही भी है, लेकिन और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसका टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, आपको फ्रीडम है कि आप दिन के किसी भी टाइम में, जो 24 आवर्स का साइकिल है, आप किसी भी वक्त पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन दिन का हर समय ऑप्टिमल टाइम नहीं होता है। ऑप्टिमल टाइम वो होता है जिस समय आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम लेवल पे होती है। दोस्तों दिन का वो पार्ट जब आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका एनर्जी लेवल हायर साइड में होता है, तो नेचुरली उस समय आपकी एफिशिएंसी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी हायर साइड में होती है। ऐसे टाइम स्लॉट्स भी होते हैं जब आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, एनर्जी लेवल लोअर साइड में होता है, नेचुरली उस समय आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी लोअर साइड में होती है। इसको हम सर्कैडियन क्लॉक बोलते हैं, या कहिए कि आपकी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, सोने जगने की जो एक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, और उसी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि किस समय आपके शरीर का एनर्जी लेवल हाई है और आपका एनर्जी लेवल लो है। इसी से ये डिसाइड होता है कि किस समय आपकी एफिशिएंसी और आपकी परफॉर्मेंस हायर साइड में है। वैसे ये सर्कैडियन रिदम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि आप अपने आप को जैसा ट्रेन करते हैं, आपका सर्कैडियन रिदम या आपका सर्कैडियन साइकिल वैसे ही सेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप किस वक्त स्टडी करते हैं ये प्योरली आपकी चॉइस है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स की जो टाइमिंग है वो आपकी चॉइस नहीं है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी सर्कैडियन साइकिल कुछ इस तरह से हो कि जब आपके एग्ज़ामिनेशन का जो स्लॉट है, जो एग्ज़ामिनेशन पेपर का स्लॉट है, वो उसके साथ सिंक्रोनाइज़ करे। टाइम का ये सिंक्रोनाइजेशन आपके सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात करें यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो आपके टोटल 9 पेपर्स होते हैं। मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें
5 पेपर्स आपके फर्स्ट हाफ में होते हैं 9 to 12 और 4 पेपर्स होते हैं सेकेंड हाफ 2 to 5। IZA इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जर्मनी ने स्टूडेंट्स का मोस्ट ऑप्टिमल टाइम जानने के लिए एक स्टडी किया जिसमें उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने ये पाया कि जो कैंडिडेट्स लेट नाइट तक स्लॉग करते हैं या लेट नाइट तक स्टडीज़ करते हैं वो लेट उठते हैं और उनका एफिशिएंट पीरियड 1:30 बजे के आसपास होता है, यानी 1330 आवर्स के आसपास होता है। और जो लोग जल्दी उठते हैं उनका ऑप्टिमल टाइम 9 AM के अराउंड होता है। अब यूपीएससी एग्ज़ाम्स के मेंस की बात करें तो आपका एक पेपर फर्स्ट हाफ में है और एक पेपर आपका सेकंड हाफ में है। तो हुआ कि आपका एक पेपर उस पीरियड में होगा जब एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी लेवल हाई नहीं होता है, तो नेचुरली उसका इफ़ेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। करते हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन इसका काफ़ी सिंपल है दोस्तों। कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और वो नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, वो अभी से अपनी ट्रेनिंग का इसको हिस्सा बनाएं और जो उनके एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग के स्लॉट्स हैं 9 to 12 और 2 to 5, इस पीरियड में वो 3-3 घंटे की सिटिंग्स विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फुल फोकस करने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, जिससे कि उनका सर्कैडियन क्लॉक उसके अकॉर्डिंगली सिंक्रोनाइज हो जाए, एडजस्ट हो जाए। कैंडिडेट्स की जिन्होंने 2020 का मेंस लिखना है, जिनके पास अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, उनके लिए मेरी 2 सलाह हैं। उनको एग्ज़ामिनेशन वाले दिन जल्दी उठना पड़ता है और इस वजह से उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। उसमें फील किया होगा जब आपने ट्रेन या फ्लाइट पकड़ने के लिए आप सुबह जल्दी उठे होंगे। आप अपने शेड्यूल से जल्दी उठते हैं तो आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल रहती है और एग्ज़ामिनेशन वाले दिन ऐसा होगा। अगर आप जल्दी उठेंगे आपको जल्दी उठना पड़ेगा सेंटर पे पहुंचने के लिए। तो आपके लिए एडवाइस है कि आप उस टाइम पे उठना शुरू कर दें, कम से कम 10 या 15 दिन पहले से, जिस टाइम आप एग्ज़ामिनेशन वाले दिन उठेंगे। सपोज़ करिए कि आप 10:30 या 11 बजे उठने की आपकी आदत है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन वाले दिन आप 5:30 बजे उठते हैं क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन करके फिर आपको बाहर निकलना है, आपको कन्वेंस लेना है और सेंटर पे आपको आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंचना है। तो 5:30 बजे आप उठने की प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 से 15 दिन पहले से शुरू कर दें, जिससे कि आपकी बॉडी को शॉक एलिमेंट ना रहे, वो रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। दूसरी एडवाइस है रिक्रिएट द एग्जामिनेशन एम्बियंस एटलीस्ट 10 to 15 डेज इन एडवांस। यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन का एम्बियंस है जिसमें आप 3-3 घंटे के 2 स्लॉट देंगे पेपर सॉल्व करने के लिए 9 से 12 और 2 से 5, आप वो एम्बियंस अपने घर में अभी से क्रिएट करना शुरू कर दें। जो आपके पास टाइम बचा हुआ है एटलीस्ट 10 to 15 डेज ज़रूर आप ऐसा करें, जिससे कि आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। वो इन स्लॉट्स में बैठने के लिए जो कंसंट्रेशन फोकस की ज़रूरत है उसके लिए वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए करना, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट होता है आपकी परफॉर्मेंस पे उसको आप नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन ये आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। आई एम विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। डू वेल, स्टे कनेक्टेड एंड जय हिंद।